हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होता क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा जो नीट का या आईआईटी का एग्जाम होता है उसमें इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस है वो हमसे पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें किस तरह से आंसर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक है वो स्टडी किया था, वहां हमने देखा था कि कोई भी आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और उसके बाद आए माइकल फेराडे। उन्होंने हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक नए नजरिए से देखना सिखाया। उन्होंने बताया कि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के द्वारा दिखा सकते हैं, है ना। उन्होंने बताया कि कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के द्वारा दिखा सकते हो। और वहाँ हमने एक रिलेशन भी स्टडी किया। हमने देखा कि कोई भी चार्ज है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो समानुपाती होता है पर यूनिट एरिया से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके, है ना। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक चार्ज प्लस क्यू है। इसको हमने किसी एक स्फेरिकल सेल के अंदर रख दिया और आपसे पूछा जाए कि इसके पर यूनिट एरिया से जो पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो आप क्या कहेंगे कि मान लेते हैं स्फेरिकल सेल से जो पास होने वाली जो टोटल जो फील्ड लाइन्स है उसकी संख्या है अपनी n है और हमें फाइंड करना है इसके पर यूनिट एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइन। तो इस स्फेरिकल सेल का जो टोटल एरिया है वो किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं स्फेयर का एरिया होता है अपना 4πr² के बराबर, जहाँ r क्या है, इस स्फेरिकल सेल की रेडियस है। तो इसके पर यूनिट एरिया से जो पास होने वाली जो वो किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू बराबर आएगी n/4πr², जो कि आपको क्या दिखा रहा है, इस स्फेरिकल सेल की पर यूनिट एरिया से जो पास होने वाली अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दिखा रहा है। तो ऊपर वाले रिलेशन से आप क्या कहेंगे कि हमारा जो ई है वो समानुपाती होता है n/4πr²। और इसे हम इन जनरल क्या कहेंगे कि हमारा जो ई है वो समानुपाती होगा n/ जो टोटल एरिया है। अब दोस्तों, इसी कंसेप्ट को हम यूज करके सीखेंगे हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होता क्या है। अब दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक चार्ज है प्लस क्यू। इस चार्ज से जो निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमारी कुछ इस तरह से होगी, है ना। अब आपको अगर बोल दिया जाए कि कोई एक अपना एरिया एलिमेंट है डी ए, इस डी एरिया एलिमेंट से जो पास होने वाली जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उनकी जो संख्या है वो अपनी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। यानी कि दोस्तों आप क्या कहेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है हमारा जो गिवन एरिया है, जो दिया गया एरिया है उसमें से जो पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उनकी, है ना। हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। अगर दोस्तों हमारा कोई ए एरिया है उसमें से जो पास होने वाला फ्लक्स अपना फाई है, तो किसी एरिया एलिमेंट यानी कि डी ए एरिया है उसमें से जो पास होने वाला फ्लक्स है वो अपना होगा डी फाई, है ना। और ये डी फाई किसके समानुपाती होगा, हमारे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स है उसके। तो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और यहाँ आ सकता है। दोस्तों, यहाँ हम जो एरिया एलिमेंट ले रहे हैं उस एरिया एलिमेंट का भी हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ क्या कोई रिलेशन होता है या नहीं होता। तो हम कहेंगे भाई बिल्कुल रिलेशन होता है। इसको हम एक एग्जांपल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। हमारा जो एरिया एलिमेंट है उसको एक तो आप रखते हो इस तरह से, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनके परपेंडिकुलर रख रहे हो। हमारा जो एरिया एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन हमारी इस तरफ और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उसकी भी डायरेक्शन है इस तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और हमारा जो एरिया वेक्टर है वो एक दूसरे के पैरेलल है। एक दोस्तों सेकंड कंडीशन लेते हैं जिसके अंदर हमारा जो एरिया एलिमेंट है वो किसी कोण के ऊपर रखा गया है, यानी कि हमारा जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उसकी डायरेक्शन है इस तरफ। तो दोनों के बीच में कोई कोण बन रहा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आप इसको सीधा रखिए या तिरछा रखिए, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो दोस्तों इसे हम एक उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक पाइप है जिसमें से लिक्विड है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है। यहाँ लिक्विड का जो फ्लो हो रहा है वो एक सीधी रेखा के अंदर है। अब मान लीजिए हमारे पास में कोई एक प्लेट है जिसके बीच में यहाँ पर एक होल बना है। इस प्लेट को हम 2 डायमेंशन में कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ये हमारा ही इस प्लेट का 2 डायमेंशन हो गया जिसके बीच में ये अपना होल बना हुआ है। अब दोस्तों इस प्लेट को हम अलग अलग 3 कंडीशनों में रखते हैं। हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अंदर हमने इस प्लेट को जो बहने वाला पानी है उस पानी की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर रखा है, यानी कि हमारा जो पानी है वो इस डायरेक्शन में बह रहा है और हमारी इस प्लेट का जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर है, जिसको मैं डी ए वेक्टर से दिखाता हूँ। और एरिया वेक्टर क्या होता है तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो उसे जरूर देखिएगा कि कोई भी सरफेस है उसकी जो डायरेक्शन है वो हम किस तरह से देखते हैं। बात करते हैं ये सेकंड कंडीशन के लिए। इसमें हमारी जो प्लेट है उसको हमने किसी एंगल के ऊपर रखा है, यानी कि हमारा जो पानी है वो तो फ्लो हो रहा है अपना इस डायरेक्शन में, और हमने जो प्लेट है उसको रखा है इस डायरेक्शन में, है ना। तो दोनों के बीच में यहाँ एक कुछ एंगल बन रहा है। और दोस्तों हमारी जो थर्ड कंडीशन है इसके अंदर हमने इस प्लेट को जो पानी की डायरेक्शन है उसके पैरेलल रख दिया, यानी कि हमारी इस प्लेट का जो एरिया वेक्टर है वो होगा इस डायरेक्शन में, डी ए वेक्टर को इस डायरेक्शन में दिखाएंगे, और हमारा जो लिक्विड है वो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, आप कहेंगे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब दोस्तों आप जरा मुझे देखकर बताइए कि तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन के अंदर लिक्विड ज़्यादा फ्लो हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अंदर से हमारे जो 3 लाइन्स है, यानी कि 3 लाइन है वो पास हो रही है। हमारी जो सेकंड कंडीशन है उसके अंदर सिर्फ 2 ही लाइन पास हो रही है, जबकि हमारी थर्ड कंडीशन है उसमें से कोई लाइन पास नहीं हो रही। यानी कि आप क्या कहेंगे कि हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा लिक्विड फ्लो होगा, उसके बाद हमारी जो सेकंड कंडीशन उसमें लिक्विड फ्लो होगा, एंड हमारा जो थर्ड कंडीशन है उसके अंदर से कोई लिक्विड फ्लो नहीं होगा। दोस्तों जिस तरह से यहाँ लिक्विड फ्लो हो रहा है उसी प्रकार से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी फ्लो होगी। तो अगर दोनों को आप सिमिलर रखें तो आप क्या कहेंगे कि हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है उस फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो पर यूनिट एरिया से जो पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उनकी जो नंबर्स है, उनकी जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट कंडीशन में आप क्या देख रहे हो, यहाँ से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है, जबकि सेकेंड कंडीशन में हमारी 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है, एंड थर्ड कंडीशन के अंदर हमारी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास नहीं हो रही। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उनका जो नंबर्स है कितना पास हो रहा है वो निर्भर करता है हमारा जो एरिया हमने एलिमेंट लगाया है वो किस डायरेक्शन में लगाया है। तो दोस्तों जब भी हमें किसी एरिया एलिमेंट से पास होने वाली फील्ड लाइन्स को देखना हो तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं, इफेक्टिव एरिया देखते हैं। क्या देखते हैं, इफेक्टिव एरिया। और इफेक्टिव एरिया क्या होता है इसके बारे में हमने अलग से एक वीडियो बनाकर इसको स्टडी किया है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जरूर देखिएगा। अभी हम थोड़ा सा इफेक्टिव एरिया का यूज करके देखते हैं कि यहाँ इस एरिया एलिमेंट में से जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कितना होगा। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास में कोई एक एरिया एलिमेंट है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ किसी एंगल के ऊपर रखा है, और एंगल हम फाइंड करते हैं। देखिए इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा। और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो अपनी इस डायरेक्शन में है। तो उन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो कितना है, आप कहेंगे थीटा है। अब इसका इफेक्टिव एरिया क्या है उसको जरा समझ लेते हैं। तो इफेक्टिव एरिया के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे कि यहाँ से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर करेंगे इस वाले पोर्शन से उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर वाले हिस्से से पास होगी, है ना। तो इस वाले हिस्से से पास होने वाली अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इधर वाले हिस्से पे डिपेंड कर रही है। तो आप क्या कहोगे कि हमारा जो एरिया एलिमेंट है जो आपने इस डायरेक्शन में रखा है उसका जो इफेक्टिव एरिया है वो ये वाला होगा, इधर वाला, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो ये हम देख लेते हैं। अगर देखिए ये वाला जो एंगल है ये थीटा एंगल है, तो दोस्तों हमारा ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, आप कहेंगे 90 माइनस थीटा होगा ना। अब ये वाला जो एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये वाला जो एंगल है ये भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। और ये एंगल है अपना 90 डिग्री का, तो फाइनली आप क्या कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है वो अपना थीटा डिग्री के बराबर ही होगा, ठीक है। अब यहाँ इस ट्राइंगल को देखिए, हमारे पास में एक ट्राइंगल है जिसमें ये वाला जो एरिया है वो आपको दे रखा है डी ए, इधर वाला, ठीक है। और इधर वाला मैं मान लेता हूँ डी ए डैश है जो कि अपना इफेक्टिव एरिया है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई यहाँ एंगल बन रहा है अपना थीटा, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि हमारा जो कोस थीटा है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा डी ए डैश अपॉन डी ए के बराबर। तो अपना जो इफेक्टिव एरिया है वो किसके बराबर आ गया, डी ए कोस थीटा के बराबर आ गया। तो दोस्तों अभी तक हम 3 रिलेशन पढ़ चुके हैं। पहला रिलेशन है अपना कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो समानुपाती होता है टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अपॉन जो टोटल एरिया, और जो टोटल एरिया है वो किससे रिप्रेजेंट करें हम, इफेक्टिव एरिया के द्वारा, यानी कि डी ए डैश के द्वारा। तो ये तो हमारी होगी इक्वेशन 1। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि हमारा जो डी फाई यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो समानुपाती है अपना जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के, यानी कि एन के समानुपाती है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ पर जो डी ए डैश है उसकी वैल्यू रखिए, ऊपर से वैल्यू रखेंगे। डी ए डैश अपना बराबर है डी ए कोस थीटा के, तो रखिए जरा, ये वैल्यू आ गई डी ए कोस थीटा। अब दोस्तों इस इक्वेशन 1 को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एन समानुपाती ई डी ए कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 3।
अब इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर कीजिए तो आप क्या कहेंगे कि हमारे पास में जो डी फाई है वो किसके बराबर आ जाएगा, ई डी ए कोस थीटा के बराबर आ जाएगा। आप में से किसी स्टूडेंट को ये डाउट हो सकता है कि सर यहाँ तो समानुपाती लगा है और यहाँ भी समानुपाती लगा है, यहाँ बराबर का निशान कैसे लगा सकते हो। तो यहाँ कोई भी कॉन्स्टेंट मान लीजिए, जैसे आपने मान लिया n इक्वल्स टू कोई कॉन्स्टेंट मान लीजिए, जैसे k मान लीजिए ई डी ए कोस थीटा, एंड यहाँ भी सेम कॉन्स्टेंट मान लीजिए, फिर आप अगर वैल्यू पुट करेंगे तो सेम अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो फाइनली अपने पास में क्या रिजल्ट आया कि अपना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर हुआ, डी फाई इक्वल्स टू ई डी ए कोस थीटा के बराबर हो गया। अब दोस्तों जरा ये समझते हैं कि यहाँ ए डी ए कोस थीटा हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और एरिया एलिमेंट है वो हमने कुछ एंगल बना के यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ एंगल बना के रखा है, तो उसका जो इफेक्टिव एरिया है वो अपना कितना है, डी ए कोस थीटा है, जिससे ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो पास हो रही है। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहें, क्योंकि हमारा जो एरिया वेक्टर है उसको भी हम वेक्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं। इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इसकी डायरेक्शन इधर वाली तरफ होगी, जिसको हम डी ए वेक्टर से डिनोट करते हैं। एंड हमारा जो ई वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हमारी इस तरफ है, और दोनों के बीच में बनने वाला एंगल है अपना थीटा। तो इसको हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं कि हमारा जो डी फाई है वो बराबर आएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्योंकि हमारी कोई भी दो वेक्टर है उनका आप जब डॉट प्रोडक्ट करते हो यानी कि स्केलर प्रोडक्ट करते हो तो किसके बराबर होता है, ए बी कोस थीटा के बराबर होता है। और दोस्तों हमें ये भी याद रखना है कि थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस तरह से चेंज होता है। जैसे कि अगर आपने थीटा इक्वल्स टू 0 रखा तो 0 का मतलब क्या है कि हमारा कोस 0 है उसकी वैल्यू आएगी अपने पास 1, और यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, ई डी ए के बराबर होगा। तो ये आपको क्या दिखा रही है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमारी इस तरफ है, और हमारा जो एरिया एलिमेंट हमने रखा है वो इस तरह से रखा है कि हमारा जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन और हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तभी उन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो 0 डिग्री है। ठीक है, अगर आप थीटा है वो 90 डिग्री रखते हो, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रखते हो, तो उस कंडीशन में हमारा कोस 90 है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे 0 के बराबर होगी। तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू भी 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने जो एरिया एलिमेंट रखा है उसकी डायरेक्शन हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर दोस्तों आप थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री रखते हो तो हम जानते हैं कोस 180 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1 के बराबर। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी माइनस ई डी ए के बराबर। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमें रिप्रेजेंट करी है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन और हमारा जो एरिया एलिमेंट हमने माना है उनकी डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसी कारण से यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं ताकि आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाओ। तो दोस्तों शुरुआत हम करेंगे कुछ आसान क्वेश्चन के साथ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है जिसकी सभी सतहों से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यदि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमें दी गई है E इक्वल्स टू E नॉट J के। दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर होता है फाई इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के बराबर होता है। तो हमारा जो पहला काम होगा वो ये है कि हमें इस इंक्लाइन प्लेन की जितने भी सरफेस है उन सभी सरफेस के लिए हमारा जो ई वेक्टर और हमारा जो एरिया वेक्टर है उनकी डायरेक्शन देखनी है, और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इन सभी अलग अलग सरफेस से कितना हमारा जो फ्लक्स है वो पास हो रहा है ना। तो यहाँ पर इस इंक्लाइन प्लेन की टोटल 5 अपने पास में सरफेस आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 5 सरफेस आ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इस वाली सरफेस के लिए। तो इसके लिए आप देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ होगी, आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा लग रहा है इस डायरेक्शन में। और इस वाली सरफेस के लिए हमारा जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो आप कहेंगे सरफेस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, है ना। यानी कि अगर ये वाली डायरेक्शन जेड डायरेक्शन है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमारा नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होगा, यानी कि माइनस के कैप की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है उसमें कितना एंगल बन रहा है, आप कहेंगे यहाँ एंगल अपना बन रहा है 90 डिग्री के बराबर बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपना बराबर होगा कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस साइड के लिए वैल्यू आएगी 0। इसके बाद बात करते हैं EAB के लिए। तो इस सरफेस के लिए हमारा जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, आप कहेंगे इसकी डायरेक्शन होगी हमारी इस तरफ, यानी कि पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर। और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लग रहा है y डायरेक्शन में, तो इसके लिए भी यहाँ बनने वाला एंगल कितना है, आप कहेंगे 90 डिग्री है। तो कोस 90 की वैल्यू यहाँ भी 0 होगी, तो आप कहेंगे इसके लिए भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 होगी।
इसी प्रकार से बात करें एफ डी सी के लिए, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आप कहेंगे इसके लिए हमारा जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन होने वाली है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ होगी। तो यहाँ भी जो बनने वाला एंगल है वो अपना होगा 90 डिग्री के बराबर होगा ना। तो इसके लिए भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 के बराबर आएगा। अब बच जाती है हमारी ये दोनों सरफेस ए डी ई एफ एंड ए डी बी सी। तो इसके लिए हम इस डायग्राम को 2 डायमेंशन में देखते हैं ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाओ। दोस्तों 2 डायमेंशन में हमें ये इंक्लाइन प्लेन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लग रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, है ना, ई वेक्टर इक्वल्स टू ई नोड जे कैप के बराबर। और यहाँ पर हमारा जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो आप कहेंगे हमारा जो ए बी सी डी सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर है वो हमारा होगा इस डायरेक्शन में, है ना। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ जो बनने वाला एंगल है वो है थीटा एंगल। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही बनेगा। अब दोस्तों जरा बताइए कि हमारे जो सरफेस ए बी सी डी है उसे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे कि भाई जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से इंटर करेगी उतनी ही फील्ड लाइन तो आगे यहाँ एग्जिट करेगी। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हम देखेंगे इफेक्टिव एरिया क्या है, और हमारी जो सरफेस ए बी सी डी है उसके लिए जो इफेक्टिव एरिया है वो कौन सा होगा। तो आप कहेंगे इसके लिए हमारा जो इफेक्टिव एरिया है वो होगा ए डी एफ ई के बराबर, है ना, यही तो होगा इसका इफेक्टिव एरिया। तो दोस्तों मान लेते हैं हमारे इस सरफेस का जो एरिया है वो है डी ए और इधर वाली सरफेस का जो एरिया है वो है डी ए डैश। तो यहाँ क्या रिलेशन आएगा, आप कहेंगे साइन थीटा है वो बराबर आ जाएगा डी ए डैश अपॉन डी ए के बराबर। तो यहाँ से अपना जो इफेक्टिव एरिया है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, डी ए साइन थीटा के बराबर आएगी। तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो सरफेस ए बी सी डी है उससे जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर आएगा अपना ई डी ए और साथ में आएगा अपना साइन थीटा के बराबर। और यहाँ पर जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका टोटल एरिया किसके बराबर आएगा, टोटल एरिया अपना आएगा ए बी के बराबर, है ना। तो दोस्तों फाइनली हमारी इस ए बी सी डी सरफेस से जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर आ जाएगा अपना ई नोड ए बी साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब जरा बात करते हैं कि हमारे जो सरफेस ए ई एफ डी से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे कि हमारी जो ए डी ई एफ सरफेस है उसका जो एरिया वेक्टर है वो होगा हमारा इस डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा, जबकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, आप कहेंगे एंगल यहाँ थीटा बन रहा है 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर जो पास होने वाला जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, तो इसके लिए हमारा जो फाई है उसकी वैल्यू बराबर आएगी ई डी ए कोस थीटा के बराबर। और थीटा यहाँ कितना है 180 डिग्री है और कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, यानी कि आप क्या कहेंगे माइनस ई और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस सरफेस का जो टोटल एरिया है वो अपने पास में आ जाएगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू है हमारी ई और यहाँ डी ए की वैल्यू है अपनी ए बी साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ पर इस इंक्लाइन प्लेन से जो पास होने वाला जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे भाई इंक्लाइन प्लेन की जो 3 सरफेस है उससे पास हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, और बाकी की जो 2 सरफेस है उनमें से एक सरफेस से हमारा जो फ्लक्स है वो पास हो रहा है ई नोड ए बी साइन थीटा के बराबर, और जो 5th जो सरफेस है उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर है माइनस ई नोड ए बी साइन थीटा के बराबर। तो इन सबको आप ऐड करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि हमारा जो फाई नेट है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। तो दोस्तों हम क्या देखते हैं कि जब भी किसी क्लोज सरफेस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उससे जो पास होने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 होती है। और इसका कारण होता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए हमारा जो नेट एरिया वेक्टर है उसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें कोई एक क्यूब दिया गया है और इस क्यूब के अंदर कोई एक फ्रेम रखा गया है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर इस फ्रेम से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें दिया गया है ई वेक्टर इक्वल्स टू ई नोड आई के। अगर दोस्तों आप इसे 2 डायमेंशन में देखेंगे तो हमें ये फ्रेम कुछ इस तरह से दिखाई देगा और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये वाली है, यानी कि ई नोड आई के। तो अब जरा मुझे बताइए इस फ्रेम से जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि भाई जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से इंटर करेगी उतना ही तो यहाँ से एग्जिट करेगी, यानी कि हमारा जो इफेक्टिव एरिया है वो कौन सा होगा, तो आप कहेंगे इफेक्टिव एरिया ये वाला रहेगा, यही रहेगा ना। तो इसका एरिया है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे भाई इस क्यूब की ये वाली जो लेंथ है वो है अपनी ए, हाइट इसकी है अपनी ए, तो इसका जो एरिया है वो अपना किसके बराबर होएगा, आप कहेंगे ए स्क्वायर के बराबर आएगा। तो आपके पास में एरिया आ गया अपना ए स्क्वायर।
और अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपना है ई नोड के बराबर। तो जो पास होने वाला जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, फाई इक्वल्स टू ई नोड ए स्क्वायर के बराबर। अब आप कहेंगे कि सर डायरेक्शन कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए अपना एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन होगी अपनी इसी तरफ से, क्योंकि इफेक्टिव एरिया की ही डायरेक्शन हम देखेंगे, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, थीटा इक्वल्स टू 0 है, तो अपने पास फाई की वैल्यू ये आ जाएगी। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमें कोई एक हेमिस्फेयर दिया गया है और हमें कहा गया है कि इस हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस है और इसका जो प्लेन सरफेस है उसे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम दोनों सरफेस के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे हमारा जो फाइन नेट है उसकी वैल्यू किसके बराबर होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इस प्लेन सरफेस के लिए, तो इस प्लेन सरफेस के लिए हमारा जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, आप कहेंगे एरिया वेक्टर हमारा होगा इस डायरेक्शन के अंदर। और इसका एरिया किसके बराबर है, तो आप कहेंगे इसका एरिया बराबर है अपना पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी अपनी वाई डायरेक्शन में है, हमारा जो एरिया वेक्टर है वो भी वाई डायरेक्शन के अंदर है, यानी कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ जो बनने वाला एंगल कितना है, आप कहेंगे थीटा इक्वल्स टू 0 है। तो इसके लिए अपना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे इसकी वैल्यू बराबर होगी अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोड और साथ में अपना एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर के बराबर होगी। अब दोस्तों बात करते हैं इस कर्व सरफेस के लिए, तो यहाँ पर हमारा जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर देखिए एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन सभी जगह के लिए अलग अलग होगी। इसके लिए एरिया वेक्टर है वो अपना इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ वाले है पोर्शन उसके लिए एरिया वेक्टर अपना इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ वाला पोर्शन है उसके लिए एरिया वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में होगा, है ना। परंतु अगर इफेक्टिव एरिया की बात करें, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से इंटर हो रहा है उतना ही यहाँ से एग्जिट करेगा, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव एरिया है वो कितना होगा, तो आप कहेंगे इफेक्टिव एरिया इस वाले यानी कि कर्व पोर्शन के लिए भी अपना पाई आर स्क्वायर के बराबर ही होगा। तो अपना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, फाई 2 इक्वल्स टू ई नोड पाई आर स्क्वायर। परंतु दोस्तों यहाँ एक डिफरेंस और आएगा और वो क्या है, हमारे इस कर्व पोर्शन का जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, आप कहेंगे इसका जो एरिया वेक्टर है वो अपना होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है अपना पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर है अपना नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए और अपोजिट है तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है, आप कहेंगे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री बन रहा है और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ हम लगाएंगे माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे φ1 प्लस φ2 के बराबर होगी और दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली अपनी वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उससे जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो एक चीज आपकी और मैं क्लियर करवा देता हूँ क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है। हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, ई डी ए कोस थीटा। अब काफी सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर आप यहाँ कोस थीटा के द्वारा इसको क्यों नहीं सोल्व करते, जैसे आपने ये क्वेश्चन भी किया, इससे पिछले वाला जो इंक्लाइन प्लेन भी किया था तो उसमें थीटा लगाकर आप क्यों नहीं सोल्व करते इसको। तो आप जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले पोर्शन के लिए अपना जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है इधर, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लग रहा है इधर, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है हम नहीं बता पाएंगे। इसी प्रकार से अगर इस वाले पोर्शन की बात करें तो हमारा जो एरिया वेक्टर है वो है इस डायरेक्शन में, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है वो भी हम नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इफेक्टिव एरिया ले लेते हैं और इस इफेक्टिव एरिया की डायरेक्शन कौन सी तरफ होगी, इधर वाली तरफ होगी, क्योंकि हमें इस कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो पाए। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और देखते हैं। कोई भी दो लाइन है जो किसी एक पॉइंट के ऊपर आपस में कट करती है और दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो है अपना थीटा, ठीक है। अब अगर इस ऊपर वाली लाइन को हम 360 डिग्री के ऊपर रोटेट कर दें, इस तरह से रोटेट कर दें तो हमारे पास में कोण बनकर आएगा, है ना। और इस कोण का जो ये वाला जो हिस्सा है उसका एरिया अपने पास में है ए और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो अपने को दे रखी है आर। और आपसे पूछ लिया जाए कि इस एंगल थीटा और यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है अपना यानी कि जो सॉलिड कोण बन रहा है इसमें क्या रिलेशन है, तो इनमें रिलेशन अपना आएगा ये वाला, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। और ये रिजल्ट आया कैसे, अगर इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछिएगा, कभी कोई और वीडियो बनाकर हम इसको अलग से प्रूफ करना सीखेंगे, ठीक है। इस रिजल्ट को हम देख लेते हैं। हमारा जो सॉलिड एंगल है वो बराबर होता है यहाँ का जो एरिया है a अपॉन आर स्क्वायर के बराबर और ये अपना बराबर आएगा 2 पाई और साथ में आएगा 1 माइनस कोस थीटा के बराबर। अगर यहाँ पर इस थीटा की वैल्यू अपनी 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री का मतलब क्या है, ये वाली जो लाइन है
ये इधर वाली तरफ हो जाए, तभी तो 180 डिग्री होगा ना यहाँ पर एंगल। और यहाँ पर आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अपना एक पूरा एक सॉलिड स्फीयर बन रहा है, यानी कि एक पूरा एक क्लोज सरफेस बन रहा है। और उस कंडीशन में जब थीटा की वैल्यू आप 180 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे सॉलिड एंगल है वो बराबर आ जाएगा 4 पाई की। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड जो कि आईआईटी में पूछा गया है। दोस्तों हमें कोई एक चार्ट दे रखा है प्लस क्यू, इसको हमने किसी एक कोण के शीर्ष पर रखा है, यानी कि इस वाले किनारे पर रखा है। और हमसे पूछा गया है कि शंकु के आधार क्षेत्र से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमें फाइंड करना है। और इसका जो आधार यानी कि बेस वाला एरिया कौन सा है, ये वाला, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो दोस्तों हमने स्टडी किया है कि कोई भी एक क्लोज सरफेस है उसके इनसाइड अगर हम कोई भी एक चार्ज प्लस क्यू रखते हैं तो उससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो आप कहेंगे हमारा जो फाई है वो बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर हमसे पूछा जाए कि इस क्लोज सरफेस के लिए हमारा जो सॉलिड एंगल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे सॉलिड एंगल बराबर होगा 4 पाई की। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी इस कोण के लिए। तो इस कोण के लिए हमारा जो सॉलिड एंगल है उसकी वैल्यू बराबर होगी अपना 2 पाई, साथ में आएगा 1 माइनस कोस थीटा के बराबर। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या कहेंगे कि अगर हमारा जो सॉलिड एंगल है वो 4 पाई होता है तो उस कंडीशन में हमारा जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, आप कहेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो अगर हमारा जो सॉलिड एंगल है वो यूनिट हो यानी कि 1 हो तो उस कंडीशन में हमारा जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई के बराबर होगा। अब अगर आपसे कहा जाए कि हमारा जो सॉलिड एंगल है वो अगर बराबर हो 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा के, तो उस कंडीशन में यहाँ से जो पास होने वाला जो अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में आएगा अपना 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा। और ये क्या है, हमारी इस कोण में से जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, तो जो करता है उसको हम काटते हैं, तो इस 2 पाई से ये कैंसिल हुआ तो वैल्यू आई 2। तो आप क्या कहेंगे कि इस कोण से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में आएगा अपना 1 माइनस कोस थीटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके बारे में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि किसी कोण के अगर किसी एक सिरे के ऊपर हमने कोई एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया और यहाँ पर जो बनने वाला जो एंगल है वो अपना थीटा है, तो उस कंडीशन में इस एरिया से जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसे आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें कोई एक डिस्क दे रखी है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। इस डिस्क के लेफ्ट साइड में हमने एक प्लस क्यू आवेश रखा है एंड राइट साइड में एक माइनस क्यू आवेश रखा है। इन दोनों आवेश की इस डिस्क के सेंटर से जो दूरी है वो है स्मॉल आर। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है कि इस डिस्क से जो गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को आप कुछ इस तरह से समझिए कि हमारे पास में कोई एक डिस्क है जिसके एक साइड एक प्लस क्यू आवेश रखा है। हम इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो पास होने वाला जो फ्लक्स है वो फाइंड करेंगे। इसी प्रकार से एक माइनस क्यू आवेश रखा है, हम इस माइनस क्यू आवेश के कारण जो पास होने वाला जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास इस डिस्क में से पास होने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने फाइंड किया कि डिस्क के इस पोर्शन से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर होता है अपना क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू क्या है, तो ये फाइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल की जो ये वाली भुजाएं हैं इनकी लंबाई अपने को दे रखी है, ये है आर और ये है आर। तो यहाँ एंगल थीटा है वो किसके बराबर बनेगा, तो आप कहेंगे टेन थीटा है वो किसके बराबर है, आर अपॉन आर के बराबर है, यानी कि 1 के बराबर है ना। और 1 किसके बराबर होता है, जब थीटा अपना 45 डिग्री के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस 45 डिग्री। और कोस 45 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/√2 के बराबर होती है। इसी प्रकार से हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे उसकी वैल्यू बराबर आएगी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में आएगा 1 माइनस 1/√2। तो इन दोनों वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो पास होने वाला जो नेट फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जरा कीजिए ऐड दोनों को, तो इसकी वैल्यू अपनी बराबर आ जाएगी, देखिए 2 क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ में आ जाएगा 1 माइनस 1/√2। यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना जो फाई नेट है उसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, साथ में आएगा अपना √2 माइनस 1 अपॉन √2। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।